नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अलास्का के बारे में। उत्तर अमेरिका के भौगोलिक परिचय मैंने बताया था, उसके बाद कनाडा की बात की थी, यूएसए की बात की थी, ग्रेट लेक्स क्षेत्र की बात की थी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अलास्का के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। अलास्का पहले रसिया का पार्ट था और बाद में यूएसए का पार्ट बन गया, उसकी हिस्ट्री भी जानेंगे और इन सब की बात हम करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप चाहें तो इसका डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बना लेंगे तो चीज़ें समझने में आसानी हो जाएंगी। तो मैंने बताया था कि किसी भी देश को या किसी भी राज्य को आप ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को पढ़ रहे हैं, तो उसके आसपास की वाटर बॉडी और उसके आसपास की कौन कौन से देशों से सीमा लग रही, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं अलास्का के बारे में। अलास्का की बात करेंगे तो अलास्का की जो सीमा है, या कहें कि सीमा जलराशि की देखेंगे तो पूरब की तरफ हमें देखने को मिलेगा। पूरब की तरफ तो देश है जो देखने को मिलेगा, ये कौन सा देश है? कनाडा। उत्तर की तरफ जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर के बाद हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा चुक्की सागर, और यहाँ पर आपको बेरिंग जल संधि दिख रही है। उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बेरिंग सागर दिखेगा, और दक्षिण में आएंगे तो आपको ये पूरा हिस्सा अलास्का की खाड़ी है, और इसमें और देखेंगे तो पूरा अटलांटिक महासागर है। उत्तर की तरफ जो दिख रहा है पूरा आर्कटिक महासागर है, ये महासागर है। अब इसमें और जब हम देखेंगे तो कौन कौन से देशों से सीमा वगैरह लग रही, तो देश तो एक ही है, कनाडा जिसे सीमा लग रही है। और जो अलास्का है वो यूएसए का 49वां प्रांत है, इसको आप याद रखिएगा। 50वां हवाई द्वीप है, उसी तरीके से ये 49वां प्रांत है यूएसए का। और ये आप देख रहे हैं कनाडा से सीमा इसकी लग रही है, ये कनाडा है। अब आइए बात करते हैं यहाँ की थोड़ा इतिहास की बात करते हैं कि आखिर अलास्का पहले जो रसिया का पार्ट था वो यूएसए के पास कैसे आ गया। तो बात करेंगे कि अगर जो आप रसिया का भौगोलिक क्षेत्र देखें, रसिया का मानचित्र आप देखेंगे तो वहाँ से अगर जब सेंट पीटर्सबर्ग, जो उसके बिल्कुल पश्चिमी किनारे पर स्थित है रसिया के, वो उसकी राजधानी पुराने ज़माने में हुआ करती थी। और वहाँ से अगर जो आपको गवर्न करना है अलास्का को, तो काफ़ी दूर था, और ये कोई और पूरे टाइम यहाँ पर बर्फ़ वगैरह जमी रहती थी। इस वजह से क्या था, उसके लिए महत्वपूर्ण था नहीं, और इसको गवर्न करना भी इतना आसान था नहीं, दूर भी था। और रसिया की फाइनेंशियल स्थिति भी थोड़ा उतनी सही नहीं थी, तो इसको बेचना थोड़ी मजबूरी बन गई। हालांकि इसको लेने के लिए दो दावेदार थे, एक था इंग्लैंड, दूसरा था यूएसए। इंग्लैंड लेना इसलिए चाह रहा था क्योंकि कनाडा का जो क्षेत्र है, कनाडा पहले जो था वो ब्रिटिश एम्पायर के अधीन था, या ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, वो उपनिवेश था ब्रिटेन का। अब इसमें कनाडा इनके अंदर था ही, और ये चाह रहे थे कि अलास्का भी हमको मिल जाए तो पूरा बड़ा सा कनाडा बना देंगे, या कहें कि वो ब्रिटेन के अधीन आ जाएगा। लेकिन रूस की ब्रिटेन से बिल्कुल भी बनती नहीं थी, तो नज़दीकी किसके साथ में थी? रसिया। रूस की नज़दीकी किसके साथ में थी? यूएसए के साथ में थी। उस टाइम पे अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति हुआ करते थे वहाँ के। तो एक यही समझौता हुआ कि इसको रसिया क्या करेगा, अलास्का को यूएसए को बेच देगा। तो उसको कितना आखिर बेचेगा, तो कैसे उसको कैलकुलेट किया जाए कि कितने में बेचा जाए। तो उसको लेकर के क्या हुआ कि रसिया के कुछ अधिकारी वगैरह है जो यहाँ के सर्वे करने के लिए आते हैं, और एक कहते हैं कि करीब 10 मिलियन यूएस डॉलर में क्या किया गया, बोला गया कि इसकी जो वैल्यू है रसिया जो अलास्का की, वो 10 मिलियन यूएस डॉलर है। तो इसको आगे चल करके आप बताते ना, तो फिर होता नहीं कि थोड़ा सा बार्गेनिंग की जाती है, थोड़ा और कम कर लीजिए, इतना कीजिए, उतना कीजिए। अंत में क्या हुआ कि अब 7.2 मिलियन डॉलर पे क्या होती, डील फाइनल हो जाती। आज के समय में 7.2 मिलियन डॉलर ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन उस समय के हिसाब से 7.2 मिलियन डॉलर 1867 की बात है, तब 7.2 मिलियन डॉलर बहुत हुआ करता था। करीब कितना हो गया, ये हो गया 72 लाख रुपए हो गया। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, करीब 72 लाख यूएस डॉलर। आज के हिसाब से तुलना करेंगे तो 72 लाख को क्या कर दीजिए, करीब 78-79 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने रुपए में आ जाएगी डील। तो उतने में हुई थी। तो 1867 में जब अब्राहम लिंकन की आगे चल करके डेथ हो गई, तो वहाँ पर एक नए यूएस प्रेसिडेंट आए, एंड्रू जॉनसन। उनके अंडर ही, मतलब उन्हीं के रहते हुए ही ये अलास्का ट्रीटी हुई, और साइन की गई अलास्का ट्रीटी पे। आगे चल करके अलास्का जो था वो किसके अधीन आ गया? यूएसए के अधीन आ गया। और काफ़ी दिनों तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन हालांकि गवर्न करता यूएसए ही था। लेकिन आगे चल करके 3 जनवरी 1959 को यूएसए का इसका एक प्रांत बना दिया यूएसए।
1959 को यूएसए का एक प्रांत बना अलास्का। किस नंबर का? 49 नंबर प्रांत बन गया। तो ये थी कहानी। आइए लेकिन बात करते हैं भूगोल की। इतिहास में उतना जाएंगे नहीं, भूगोल की बात करेंगे। तो मैंने बताया यहाँ पर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रही है जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या 180 डिग्री देशांतर रेखा है। 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री देशांतर ऐसी देशांतर रेखाएं हैं जो ईस्ट और वेस्ट में नहीं उनको काउंट करते हैं कि 180 ईस्ट 180 वेस्ट, ये दोनों में आती हैं, कॉमन है। तो 180 डिग्री है। अब इसमें देखेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी से दिख रही है। यहाँ पर देखिए कर्व है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। इस तरीके से यहाँ पर इसको मोड़ा गया है ताकि किसी भी एक देश में 2 दिन ना हो कि मतलब यूएसए में मंडे भी चल रहा है संडे भी चल रहा है, ऐसा ना हो। क्योंकि तिथि रेखा आप जान रहे हैं कि इसको पार करने पर क्या होगा कि एक दिन अगर जो आप यहाँ पे यूएसए में है, ये अलास्का है, अलास्का को पास में आइए और इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस कर जाइए तो यहाँ पे संडे होगा तो यहाँ मंडे होगा। और रूस से अगर जो अलास्का की तरफ आएंगे तो यहाँ अगर जो संडे है तो इधर सैटरडे होगा। एक दिन पीछे चलता है क्योंकि यहीं से टाइम को कैलकुलेट किया जाता है, दिन को कैलकुलेट किया जाता है। बाकी तो आप जान ही रहे कि 0 डिग्री लाइन ग्रीनविच लाइन से टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। तो बिल्कुल बारीकी में देखेंगे तो यहाँ करीब 24 घंटे का अंतर आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। 0 डिग्री लाइन से 12 घंटे यहाँ तक और ईस्ट में और 12 घंटे पूरब में वेस्ट में, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 24 घंटे हो गया। तो दोनों टाइम के बीच में यहाँ पर 24 घंटे का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गई। इसलिए अब चूंकि यहाँ पर कई सारे द्वीप वगैरह आते हैं जैसे सेंट लॉरेंस द्वीप, आगे चल के एल्यूसियन द्वीप, कई सारे यहाँ पर द्वीप हैं, इसलिए यहाँ पर इसको कर्व किया गया। हालांकि दक्षिण में और भी कर्व होगी, उसके बारे में मैंने बताया है। तो यहाँ पर ये मुड़ी हुई है, इसीलिए इसको याद रखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा है। यही एक ऐसी देशांतर रेखा है जो मुड़ी हुई है, बिल्कुल सीधी नहीं है, ताकि एक देश में 2 दिन ना चले। अब बात करेंगे अलास्का की। तो इसमें जब देखेंगे तो यहाँ के प्रमुख पर्वतों की बात करेंगे तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 पर्वत हैं, एक है अलास्का सीढ़ी, दूसरी है ब्रुक सीढ़ी। अलास्का सीढ़ी पर माउंट डेनाली स्थित है जो उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसका पुराना नाम माउंट मैकिनले है। तो ये डेनाली इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ब्रुक सीढ़ी अलास्का में पड़ती है। ये जो थोड़ा बहुत इसका हिस्सा आप देखेंगे तो ये पड़ेगा कनाडा में भी। और इस पे चैम्बरलिन इसकी सबसे ऊंची चोटी में से एक है, चैम्बरलिन, इसको याद रखेगा। बाकी यहाँ की बात करेंगे तो नदी की बात करेंगे तो यहाँ की फेमस नदी जो है वो एक नदी है यूकन। यूकन कनाडा का एक प्रांत भी है और यूकन एक नदी भी है। और आप देख रहे हैं यूकन नदी दिख रही है जो आगे चल करके बेरिंग सागर में गिरती है। इसकी एक सहायक नदी इसको बोलते हैं पोर्क्यूपाइन नदी। पोर्क्यूपाइन एक कह सकते हैं अंधेरे में रहने वाला एक सिंही जिसको बोलते हैं पोर्क्यूपाइन, उसी तरीके का एक जानवर है, सिंही है उसको कह सकते हैं, जिसके पूरे शरीर में क्या कहते हैं कि बड़े बड़े से कांटे निकले रहते हैं, उसको पोर्क्यूपाइन बोलते हैं। तो आप देखे होंगे पोर्क्यूपाइन केव वगैरह आपको देखने को मिलती, तो ये वही। तो बाकी और बात करेंगे यहाँ के प्रमुख प्रायद्वीप कौन से, यहाँ का प्रमुख शहर कौन सा है, आसपास की जगहों की बात करेंगे तो यहाँ के प्रमुख द्वीपों की बात करेंगे तो सेंट लॉरेंस द्वीप जो कि बेरिंग जलसंधि के पास में स्थित है, कोडियक प्रायद्वीप, ये कोडियक प्रायद्वीप जो है ये वाला हिस्सा है, कोडियक प्रायद्वीप यहाँ पर आपको दिए, और ये कोडियक द्वीप है, एक मिनट, कोडियक द्वीप है, प्रायद्वीप नहीं, कोडियक द्वीप है ये वाला हिस्सा कोडियक द्वीप है, इसको भी याद है, कोडियक द्वीप और सेंट लॉरेंस द्वीप, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। बाकी यहाँ के प्रमुख शहरों की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इसकी जो राजधानी है जो जुनेव है, और यहाँ का फेमस शहर ओंचोरेज है जो सबसे बड़ा यहाँ का शहर भी है, इसको भी आप याद रखिएगा, ओंचोरेज यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। बाकी बात करेंगे यहाँ पर एल्यूसियन द्वीप दिख रहा है, यहाँ पर एल्यूसियन गर्त भी है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि एल्यूसियन गर्त किस महासागर में स्थित है, तो एल्यूसियन गर्त जो है वो किस महासागर में है, वो स्थित है प्रशांत महासागर में, और भी आ जाए तो ये उत्तरी प्रशांत में स्थित है। यहाँ पर एक कटमाई पर्वत भी दिख रहा है, उसको भी आप याद रख सकते हैं, गल्फ ऑफ अलास्का है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जलधारा बहती है जिसको बोलते हैं क्यूराइल की जलधारा और सुसीमा की जलधारा, 2 जलधारा यहाँ पर आपको दक्षिण के क्षेत्र में मिलेंगी। क्यूराइल ठंडी है, सुसीमा गर्म है, लेकिन आगे चल करके यहाँ पर जब अलास्का की जलधारा आती है उसमें चूँकि क्यूरेशियो की जलधारा और सुसीमा की जलधारा जापान के जो इधर उधर से आती हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक दिखेगी आपको क्यूराइल। तो इन सब में देखेंगे तो जो क्यूरेशियो की जलधारा है उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, गर्म ज़्यादा रहती है, इस वजह से इस वाले क्षेत्र में आती है
और ये जो गल्फ ऑफ अलास्का है, यहाँ पर एक जलधारा बहती है, अलास्का की जलधारा, जो एक गर्म जलधारा है। इसकी वजह से ये दक्षिण के क्षेत्रों में आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ के प्रमुख शहर हैं, जनसंख्या का संकेंद्रण है, वो सब इसी दक्षिण के क्षेत्रों में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी यहाँ की जो जातियों की बात करेंगे, यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, जैसे आपको वो बिल्कुल सेम है, रेंडियर वगैरह जानवर यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे जो वो सभी जातियाँ जो आपको उत्तरी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, चाहे वो कनाडा का क्षेत्र हो, चाहे वो अलास्का का क्षेत्र हो, चाहे रूस का क्षेत्र हो, लगभग हर जगह पे वही जातियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसलिए आप उनको याद रखिएगा। कटमई पर्वत एक धुआरे के जैसा पर्वत है, और चूँकि एक ज्वालामुखी पर्वत से बना हुआ है पर्वत है, इसमें एक श्रृंखला के जैसे यहाँ पे पर्वत है, तो उसको भी याद है। चूँकि ये सब रिंग ऑफ फायर जो आप सुने होंगे ना, मैंने बताया भी है, रिंग ऑफ फायर प्रशांत का अग्निवलय का एक हिस्सा है। उसी के तहत यहाँ पर इस क्षेत्र में आपको कई सारे यहाँ पर ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे मैक्सिको की। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मैक्सिको, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो मैक्सिको का जरूर देखिएगा। ये श्रृंखला जो चल रही है इसमें बहुत सारे 50-60 से ऊपर वीडियो हो चुके हैं। आप लोग ये प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें विधिवत रूप से प्लेलिस्ट वगैरह देखिए। और कुछ जो लोग नए हैं उनका कमेंट रहता है कहाँ से शुरुआत की जाए, तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आप इतना याद रखें ख़त्म आपको सब कुछ करना है। अगर जो आप परीक्षा की दृष्टि से तुरंत का तुरंत अगर जो आपको परीक्षा कोई देनी है, तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें वीडियो मिल जाएंगे। बाकी अगर जो आप चाह रहे हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें, तो आप एक एक वीडियो जो एशिया महाद्वीप का जो मैंने एक परिचय बताया था वहाँ से शुरुआत कीजिए, और जो करंट में जो वीडियो चल रही है ये भी शुरुआत कीजिए। जो करंट में बता रहा हूँ उनको बनाते रहिए, और जो एशिया महाद्वीप से शुरुआत कर लीजिए। एक एक वीडियो बीच बीच में हफ्ते में 2-3 वीडियो इस तरीके से करते जाइए, तो दोनों का दोनों आपका साथ में पूरा होता रहेगा। और आप जब यहाँ तक आएंगे अपना कंप्लीट करते करते, तो ये तो कंप्लीट हो ही जाएगा, इसके आगे का भी आप कंप्लीट कर लेंगे जिस तरीके से श्रृंखला आगे बढ़ेगी। तो जिस जैसे भी आपको सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आप कहाँ से शुरुआत करें, कहीं से भी शुरुआत आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।